हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिटेल एनालिसिस करने वाले गाइस। अब देखिए हमारे पास अगर हम लोग बात करें 2021 से लेके काफ़ी सारे पेपर्स हमने, 2019 से लेके 2018 से लेके काफ़ी सारे पेपर हमने ईच एंड एवरी पेपर जो होता है डिप्लोमा ट्रेनिंग का आपके सामने एक्सप्लेन करके रखा है गाइस। यूट्यूब पे उसकी प्लेलिस्ट भी बनी है। अगर आपको कोई सेशन ढूंढने में दिक्कत जा रही है तो उसकी मैं आपको कंप्लीट डेडिकेटेड नई प्लेलिस्ट बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए आज जो है हम लोग 5 मई 2023 का जो पेपर हुआ था गाइस डिप्लोमा ट्रेनिंग का, उसके अंदर के जो टेक्निकल क्वेश्चन थे कंप्लीट 120 क्वेश्चन, उसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं आपको, क्योंकि पैटर्न पता है हमारे पास 120 क्वेश्चन टेक्निकल के रहते हैं एंड 50 क्वेश्चन जो है 80 के रहते हैं, मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट के रहते हैं। ठीक है, और आज के सेशन में हम लोग टेक्निकल क्वेश्चंस को जानने वाले किस तरीके से कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चंस पूछे गए थे, और आपको ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसी तरीके से जो क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, सो दैट अगर आप डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, साथ ही साथ जो आपका ट्रेनिंग सुपरवाइजर का भी एग्जामिनेशन आ चुका, उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल सेशन है। सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के सेशन एंड इंपॉर्टेंट अपडेट हम लोग टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, सो बिना किसी देरी के हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते हुए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच टाइप ऑफ वायरिंग इज हिडन इनसाइड द वॉल स्लॉट्स विद द हेल्प ऑफ प्लास्टरिंग। ठीक है, अब देखिए इनमें से कौन सी जो निम्नलिखित में से वायरिंग है वो हमारी हाइड की जाती है, ठीक है, छुपाई जाती है इनसाइड द वॉल स्लॉट एंड विद द हेल्प ऑफ प्लास्टरिंग। ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, जो आपके घर के दीवार है, ठीक है, आपके यहाँ पे अगर मान लो बोर्ड लगा है, ठीक है, अभी देखिए लेटेस्ट जो हम लोग केसिंग केपिंग हम लोग यूज़ करते थे प्रीवियसली, अब लेटेस्ट हमारे पास में जो है दीवार के अंदर ही पहले जो इस तरीके से नाली बनाई जाती है, ठीक है, जिससे जो है गाइस, ठीक है, सबसे पहले प्लास्टर करने से पहले इसमें से कंड्यूट पाइप लगाए जाते हैं और उसी के साथ हमारे पास यहाँ पे बोर्ड भी लगाया जाता है, और ये सब हमारे पास में कंसील कंड्यूट वायरिंग जो हम लोग इसके अंदर लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी का राइट आंसर हो जाएगा। कंसील कंड्यूट वायरिंग में जो है वो हाइड किए जाते हैं, इसके ऊपर प्लास्टर करते हैं, पीओपी पुटिंग वगैरह की जाती है, एंड जो हमारे पास में मॉड्यूलर बोर्ड्स रहते हैं, ठीक है, ये इसका जो बॉक्स है, ठीक है, इसका जो इंटरनल बॉक्स है ये दीवार के अंदर छुपाया जाता है, इसी को हम लेते हैं कंसील कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, तो टाइप ऑफ वायरिंग में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सेशन रहता है, हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, उसको जाके देखिएगा। ठीक है, तो वो आपको सारी चीज़ें बताएगा कि टीआरएस शीट वायरिंग क्या होती है, डिफरेंट वायरिंग्स के टाइप्स, केबल्स के टाइप, वो आपको पढ़ना जरूरी रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बिना किसी तरीके हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंसिडरेशन द ट्रांसमिशन ऑफ अ डैश फ्रॉम अ जनरेटिंग स्टेशन to load center is technically and economically feasible only at a voltages in the EHV UHV range। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक कंसिडरेशन की बात करें तो यूएचवी EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज का जो हम लोग वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं वो टेक्निकली और इकोनॉमिकली फिजिबल तभी रहेगा जब हम लोग बल्क पावर जो है ट्रांसफर करते हैं। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंसिडरेशन द ट्रांसमिशन ऑफ बल्क पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड सेंटर इज टेक्निकली एंड इकोनॉमिकली फिजिबल ओनली एट अ वोल्टेजेस इन अ EHV एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज रेंज। ठीक है, अगर मान लो बल्क पावर आपको ट्रांसफर करना होगा तो आपको इकोनॉमिकल क्या रहेगा कि आप एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के फॉर्मेट में उसको ट्रांसमिट करो। ठीक है, ना कि आपका 11 kV पे जनरेट हो रहा है और 11 kV पे आप उसको ट्रांसफर करो, आप उसको 765 kV तक, 1200 kV तक भी आजकल पॉसिबिलिटीज हो चुकी है, सो दैट वो बल्क पावर को आप ट्रांसमिट कर सको। ओके, दो तरीके का ट्रांसमिशन रहता है, एक तो रहता है हमारे पास में HVAC हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन, एंड दूसरा रहता है हमारे पास में HVDC ट्रांसमिशन। ओके, तो ये दोनों तरीके के हम लोग ट्रांसमिशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दो कॉइल है, ईच वन हैविंग अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 10 हेनरी एंड आर coupled such that the mutual inductance between them is a 4 हेनरी। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द कपलिंग बिटवीन द कॉइल। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हमें पूछा गया, सिंपल है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग K से डिफाइन होता है, K इज इक्वल्स टू M डिवाइड बाय, ठीक है, L1 इंटू L2। ओके, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है K और इसके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है हमारा M। ठीक है, हमें क्या पूछा कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द कॉइल। दो कॉइल है, ईच वन हैविंग अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 10 हेनरी एंड कपल्ड टू सच दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस वो हमारा 4 हेनरी का जाता है। सिंपल है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4 अपॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा L1 इंटू L2 विच इज 10 इंटू 10। ठीक है, ये 100 हो जाएगा, 100 का रूट क्या होता है हमारा 10, 4 डिवाइड बाय 10 विच इज इसका वैल्यू कितना आ जाता है 0.4। सिंपल है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना है हमारे पास में 0.4। ओके, क्लियर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ अ सिंगल बस सिस्टम इज शोन इन द अबव फिगर। इस फिगर में
कौन सी सिंगल बस सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट है ये पूछा गया है, ये होता है गाइस हमारा आइसोलेटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। बहुत बार स्टूडेंट्स को छोटे छोटे सिंबल्स के ऊपर भी कंफ्यूजन हो जाता है कि आपको जो सिंगल लाइन डायग्राम, वन लाइन डायग्राम जो हमारी रहती है उसके अंदर इसी तरीके से कंपोनेंट आपको शॉर्ट फॉर्म में डेवलप किए जाते हैं, जिससे हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किटरी का या फिर इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन का हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उसको आपको पढ़ते भी आना चाहिए। उसके लिए आपको सबसे पहले तो सिंबल नोटिफिकेशन क्या होते हैं ये आपको पता होना जरूरी है। इसके लिए आपने जो गाइस फ्री पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड करके रखिए, आप इसको जाके जरूर एक्सेस कीजिएगा, सो दैट आप उसको अच्छी तरीके से जो भी जितने भी सिंबल यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो आपको उसको अच्छी तरीके से पढ़ के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मार्क कर सको। ठीक है, क्लियर है? उसको जरूर एक्सेस करना होगा। फ्री पीडीएफ हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। हमारे पास जो टाइप ऑफ वायरिंग मैंने अभी आपको बताया था उसका अगेन दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया। देखिएगा, ये टॉपिक आपको मेंशन करना होगा। जैसे वायरिंग टॉपिक हो गया, आपके जो नोट्स आप बनाते हो उसके अंदर आपको लिखना होगा कि वायरिंग भी हमें पढ़नी है। ठीक है, अगर आपको मशीन का कोई यूनिक टॉपिक आता है तो वो भी आपको पढ़ना है इस तरीके से। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वायरिंग हैज अ वेरी हाई पॉपुलैरिटी कंपेयर टू द अदर। ठीक है, इनमें से कौन सी वायरिंग का जो प्रकार है उसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है? ठीक है, तो वो होता है हमारे पास कंड्यूट वायरिंग है। ठीक है, कंड्यूट वायरिंग देखने में काफ़ी नीट एंड क्लीन लगती है क्योंकि उसके अंदर कोई भी उसके कंड्यूट हमारे पास सरफेस पे नहीं रहते, अंदर छुपाई जाती है। प्लास्टरिंग करने से पहले दीवार में इस तरीके से नाली बनाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास में जो इंटरनल इनसाइड बॉक्स रहता है हमारे पास में, ठीक है, बॉक्स का वो लगाया जाता है। इसके ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से डेकोरेटिव हम लोग स्विचेस एंड बोर्ड्स हम लोग फिक्स करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कंड्यूट वायरिंग काफ़ी पॉपुलर है अभी रिसेंट के ईयर्स में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, काउंट द नंबर ऑफ मेशेस इन द गिवन नेटवर्क। ठीक है, हमें कितने मेश है इस नेटवर्क में पूछेंगे। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड एंड थर्ड। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस गाइस। ओके, चलिए बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कैपेसिटिव इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अब देखिए, लॉन्ग ट्रांसमिशन, शॉर्ट एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ये तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हमारे पास प्रेजेंट रहती है। तो इनमें से जो कैपेसिटिव इफेक्ट है, ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, ये इनमें से कौन सा टाइप इससे एसोसिएटेड है? ठीक है, जो कैपेसिटेंस है उस केस में लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में गाइस वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, बहुत बार आपको ये पूछा जाता है कि कौन से कंडीशन में हमारा लम्प्ड रहता है, कौन से इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और कौन से इसमें जीरो रहता है कैपेसिटिव इफेक्ट। तो तीनों केस में आपको पता होना जरूरी है। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, रिवर्स वे में पूछा गया था। ठीक है, ऑल्दो 2023 के क्वेश्चन पेपर है, बट अभी भी मैं मानूंगा गाइस क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन जो है पीजीसीएल आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए सेट करता है। ठीक है, लाइक 2023 2024 के भी दो हम लोग पेपर जल्दी से जल्दी रिलीज करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सपोर्ट हैज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3। ठीक है, इनमें से कौन से टाइप ऑफ सपोर्ट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 रहता है? ठीक है, तो वो है हमारा वुडन सपोर्ट में केस। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है हमारा वुडन पोल में 3 रहता है। ओके, इसके साथ आपको स्टील पोल्स, आरसीसी पोल्स, वो उसमें भी आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता होना जरूरी है। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is which of the following equipment takes the maximum time limit for the power restoration to other equipment during a fault or supply failure। क्वेश्चन को समझना जरूरी है, मैं आपको समझाते होगा। इनमें से कौन सा इक्विपमेंट है, ठीक है, वो मैक्सिमम समय लेता है, सबसे ज़्यादा समय लेता है, ठीक है, पावर को रिस्टोर करने के लिए, बाकी इक्विपमेंट को जो पावर फीड होता है उसको जो दिया जाता है उसको रिस्टोर करने के लिए। ठीक है, जब भी उस केस में हमारे पास फॉल्ट या फिर सप्लाई फेलियर होता है। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फेल्ड या फिर बर्न हो जाता है उस केस में, अगर मान लो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ही हमारा फेल हो चुका है, पूरा जल चुका है, ठीक है, ओके, उस केस में जो हमारे पास में पावर रिस्टोरेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मान लो फ्यूज़ ब्लो हो चुका है, एमसीबी ट्रिप हो चुकी है, तो हम लोग उसको क्विकली फ्यूज़ को रिवायर करके हम लोग उसको चला सकते हैं। ठीक है, एमसीबी को हम लोग रिएक्टिवेट कर सकते हैं। एसटी मेन्स फेल्ड हो चुका है उसको हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं। सर्विस लाइन ब्रेक हो चुकी है तो उसको हम लोग जल्दी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ही आपका फेल हो चुका है तो उस केस में उसका जो रिस्टोरेशन रहेगा पावर रिस्टोरेशन का, उसमें तो सबसे ज़्यादा समय लगेगा। सिंपल सा आंसर था इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच टाइप ऑफ नॉन लिनियरिटी इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सिस्टम शोन इन द फिगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, इस फिगर में जो हमारे पास नॉन लिनियरिटी बताई गई है ये कौन सी तरीके की है? ठीक है, विच टाइप ऑफ नॉन लिनियरिटी इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सिस्टम शोन इन द फिगर, ये हमें पूछा गया। तो आप इस ग्राफ को देख के गाइस समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है हमारे पास में डेड जोन दिखाई जा रहा है। ठीक है, अगर मान लो इतना इनपुट हमारे पास 0 से लेके यहाँ पे 1 तक भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन 0 to 1 तक जो है हमारे पास में कोई भी आउटपुट में चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में डेड जोन। ठीक है, 1 के बाद जब हमारा इनपुट बढ़ेगा, इनपुट बढ़ रहा है, तभी उस केस में हमारे पास आउटपुट हमें रिफ्लेक्ट होने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा लार्जेस्ट चेंज है इनपुट क्वांटिटी में, जहाँ पे हमारे पास आउटपुट में कोई भी आउटपुट हमें देखने को नहीं मिलता है, ये होता है हमारा डेड जोन। अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ लार्जेस्ट चेंज
रेंज ऑफ इनपुट क्वांटिटी फॉर विच देयर इज अ नो आउटपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि क्या है, आप चाहे लाइक इसको 0 से लेके लाइक अगर हम लोग 10 तक इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें आउटपुट कोई भी नहीं मिला, जैसे 10 क्रॉस करते हैं तब जाके हमें आउटपुट मिल रहा है। तो ये इतना जो जोन हो जाता है गाइस, ये हमारा डेड जोन है, ठीक है। तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, इसके पहले हमारे पास ऑप्शन अलग थे, उसको इग्नोर कीजिएगा। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करने से पहले, अभी हमारे दिवाली सेल लाइव हो चुके गाइस। काफी कम समय के लिए आपके पास दिवाली सेल ये देखने को मिलेगा, 30 एंड 31 तक आपको मैक्सिमम ये देखने को मिल सकते हैं। जितने भी आपके डिजायर कोर्सेज है, जैसे कि आपके पास पीजीसीएल का डिप्लोमा ट्रेनिंग का कोर्स है, काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप जरूर एनरोल करके आपकी तैयारी कीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है दिवाली के ऑफर्स में आपको एनरोल करना, एंड साथ साथ मैक्सिमम सेविंग जो है आप कर सकते हैं आपके डिजायर्ड कोर्सेज के ऊपर। तो आप इस बैनर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अब हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कैपिटोट्स को आप डाउनलोड करके इन सारे दिवाली ऑफर्स का लाभ जरूर ले सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो इसकी आपकी डेडिकेटेड थ्योरी प्लस एमसीक्यू की पूरी तैयारी हो जाए, तो आप हमारे पीजीसीएल के टेक्निकल कोर्स को एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर पूरा थ्योरी और एमसीक्यू हमने पढ़ा के रखा है, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हमने इंक्लूड करके रखे हैं, एंड साथ साथ आपको ई बुक भी मिलेगा रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए ऐप के अंदर, ठीक है। डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप होने के कारण जो है आपको काफी अच्छी तरीके से गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ ये तो हो गया आपका हमारे पास टेक्निकल के जो 50 क्वेश्चन में आपको, जहाँ पे हमारे पास वर्बल कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है, उसके साथ आपको जो है इंग्लिश का तो हो गया, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, हमारे पास में एप्टीट्यूड का भी आता है, एंड देन रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑल इन ऑल उन्होंने क्या कर लिया, 50 क्वेश्चंस के अंदर इन तीनों चारों चीज़ों का जो है इंक्लूजन आपको कर दिया गया है, ठीक है। तो जो 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेजर, सबसे ज़्यादा उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग एंड आपका जो एनालिटिकल रीजनिंग हम लोग जिसको कहते हैं, एंड आपका जो इंग्लिश है, ये तीनों टॉपिक आपको तीनों सब्जेक्ट एक ही कोर्स में मिलने को देखने को मिलेंगे। इसके लिए जो कूपन कोड आपको मैंने मेंशन करके रखे, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, इसकी जो कूपन कोड है दिवाली 10 एंड या हमारे पास में जो दिवाली 15, ये इस कूपन कोड को आप यूज़ करके इसको जरूर एनरोल कीजिएगा, काफ़ी आपको फायदा मिलेगा आपके आने वाले डिप्लोमा ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अनलिमिटेड टाइम्स वॉच होने के कारण आप चाहे कितने भी बार इसको, चाहे जितने मर्जी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। कंटिन्यू करते गए अभी हमारे सेशन को, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर हमें फ्री में लॉजिकल रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन की तैयारी करनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। हम लोग डेली वहाँ पे अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस क्विजेज आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हुए हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज फाइंड द वोल्टेज वी नॉट इन द गिवन सर्किट, ठीक है। तो हमें वी नॉट यहाँ पे जो वोल्टेज है अक्रॉस दिस 2 ओम रजिस्टर, वो हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल है गाइस, हम लोग केवीएल लगा के भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग ये ले लेते, साइन ले लेते माइनस, ठीक है। तो -12 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस माइनस इस तरीके से +4, और इसमें करंट कितना जा रहा है 4 है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट साइन फिर से प्लस ले लेंगे, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × I विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे +2I और 2I एंड 4I हो जाएगा हमारे पास में 6I, इट विल बी इक्वल्स टू 12, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास में I का वैल्यू हो जाता है 2 एम्पियर, ओके। अगर हमारे पास इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास में 2 एम्पियर का है, तो हमारे पास में 2 × 2 अगर करते तो यहाँ पे 4 वोल्ट, इसका वोल्टेज का आंसर आ जाएगा। सिंपल है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इन अ 3-फेज ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वीवी कनेक्शन, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है ओपन डेल्टा कनेक्शन भी कहते हैं, ओके, वीवी कनेक्शन को। सिंपल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। इस केस में जो है हमारे पास में जो टोटल लोड सप्लाई होता है ओपन डेल्टा सिस्टम में, वो कितना परसेंट रहता है गाइस, 57.77% रहता है क्लोज डेल्टा सिस्टम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन इज in the equation E is equals to minus n d phi by dt, the negative sign is due to, तो यहाँ पे E is equals to n d phi by dt इस इक्वेशन में जो n के आगे हमारे पास नेगेटिव साइन लगेगा, इसका क्या सिग्निफिकेंस, इसका क्या महत्व है, ठीक है। ये हमें लेंजेस लॉ के वजह से हमें यहाँ पे लगाना पड़ता है, क्योंकि लेंजेस लॉ में क्या बताता है, ठीक है, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है, ठीक है, वो हमारा रहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जो हमारे सर्किट में रहता है, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो जो भी हमारा वोल्टेज जनरेट होता है बाय द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, तो एज पर द फैराडेज लॉ जो पोलैरिटी रहती है इंड्यूस्ड वोल्टेज की, वो इस तरीके से रहती है, तो जो उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसी को वो अपोज करता है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन हमें देना रहता है, ठीक है। सिंपल है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, इट इज ड्यू टू द लेंजेस लॉ। चलिए बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज इन केस ऑफ अ सिमेट्रिकल वेवफॉर्म द एवरेज वैल्यू इज टेकन ओवर अ डैश साइकिल एंड इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म द एवरेज वैल्यू इज टेकन ओवर द डैश साइकिल, ठीक है। सिमेट्रिकल वेवफॉर्म के कंसिडरेशन में हमारा जो एवरेज वैल्यू कितने साइकिल पे लेते हैं, हम लोग हाफ साइकिल पे लेते हैं, एंड अनसिमेट्रिकल अगर हमारे पास वेवफॉर्म होगी तो हमारा जो एवरेज वैल्यू रहता है वो हमारे फुल साइकिल पे हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर दिस केस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ओके।
चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, और हाँ इसमें से जो आप देखिए वेवफॉर्म अगर हमारे पास सिमेट्रिकल है तो एवरेज जो है हाफ रहती है पीक वैल्यू के, एंड साइकिल जो हम लोग कंसिडर करते हैं हाफ साइकिल में। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल है तो हमारा जो एवरेज वैल्यू वेरी करेगा गाइस, ठीक है, सिंपल है। और जो हमारा साइकिल हम लोग कंसिडर करते हैं एवरेज करने के लिए, उसका पूरा साइकिल हमें कंसिडर करना रहता है। सिंपल सा है, यहाँ पे थोड़ा रिवर्स आपको कोई सोचना रहता है, बहुत बार इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। चलिए बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द EMF in the stator is in the stator of 4-pole induction motor is 50 hertz, and that in the and that in the rotor is a 1.5 हर्ट्ज। यहाँ पे आया था, यहाँ पे 1.5 हर्ट्ज है गाइस उसका। तो पूछा गया फाइंड द स्पीड एट विच द मोटर इज रनिंग, ठीक है, कौन सी स्पीड पे मोटर रन हो रही है हमें पूछा गया है। सिंपल सा है गाइस, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी रहता है रोटर करंट की, इसको हम लोग लिखते हैं FR विच इज इक्वल टू S टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी F, ओके। तो अगर हम लोग स्लिप का वैल्यू निकालेंगे तो जो मोटर कौन सी स्पीड पर रन हो रहा है वो हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। S विल बी इक्वल टू व्हाट, ठीक है, या फिर हम लोग निकालेंगे तो F डिवाइड बाय FR हो जाएगा। F का वैल्यू कितना है हमारे पास में 50 हर्ट्ज है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और FR का वैल्यू कितना है हमारे पास 1.5, ठीक है। तो 50 डिवाइड बाय, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, ये इसके डिनोमिनेटर में चले जाएगा क्योंकि हमें स्लिप यहाँ पे निकालने हैं। S विल बी इक्वल टू FR डिवाइड बाय F, FR इज व्हाट, ठीक है, 1.5 डिवाइड बाय हमारे पास 50, ओके। तो 1.5 डिवाइड बाय 50, इसका जो वैल्यू आता है 0.03। तो हमारे पास मान लो स्लिप का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग काफ़ी आसानी से जो है इसका जो रोटर स्पीड का वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल है गाइस, ठीक है। NR विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस S टाइम्स ऑफ S मल्टीप्लाइड बाय NS, ठीक है। NS भी काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं गाइस, जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड रहता है विच इज इक्वल टू 120 इंटू F डिवाइड बाय P, ठीक है। 120 इंटू F का वैल्यू 50 है, डिवाइड बाय पोल से कितने हमारे पास में 4 पोल है, राइट। यहाँ पे आ जाएगा 30 इंटू 50 विच इज इक्वल टू 1500 RPM, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे 1500 RPM से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। विल इरेज दिस, ओके। 1 माइनस 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 1500 RPM, ठीक है। तो अगर हम लोग डायरेक्टली भी 1500 को मल्टीप्लाई करके 0.03 का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, और वो माइनस कर लेते तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आता है, ठीक है, 1455 RPM, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही नहीं है जहाँ पे हमारे पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्क नहीं होता है। तो सिंपल है गाइस, ये हॉट प्लेट इसके ऊपर वर्क नहीं होते, ठीक है। डायरेक्टली I2R लॉस पे हमारा ही वर्क करता है, ओके, सिंपल है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज मेजर्ड इन अ वेबर, ठीक है। वेबर में हम लोग क्या मेजर करते गए, मैग्नेटिक फ्लक्सेस, फाई से हम लोग डिफाइन करते गए, ध्यान दीजिएगा, ओके। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो फंडामेंटल यूनिट क्या है इसका, ये भी आपको पता होना चाहिए, एंड सीजीएस यूनिट ये भी आपको पता होना जरूरी है, ओके, क्लियर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। फ्लक्सेस जो रहते हैं ये एनालॉगस रहते हैं हमारे करंट के, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो होता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्सेस फ्लो होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे पास में EMF रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करते हैं। मैग्नेटिक सर्किट में हमारे पास मैग्नेटोमोटिव फोर्स रहता है, सिंपल है, ठीक है। तो आपको एनालॉजी भी पता होना जरूरी है, एक क्वेश्चन सिंबल्स आपको वहां से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ एटमॉस्फेयर ओरिजिन बिटवीन अ क्लाउड एंड द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर स्ट्राइक इज नोन एज डैश, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है एटमॉस्फेयर में क्लाउड के बीच में एंड अर्थ के बीच में, ठीक है, एक से ज़्यादा जहाँ पे स्ट्राइक होती है तो उसको हम लोग कहते हैं गाइस लाइटनिंग फ्लैश टू द अर्थ, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल है, जो लाइटनिंग फ्लैश टू द अर्थ है हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है एटमॉस्फेयर ओरिजिन का, जहाँ से हमारा क्लाउड एंड अर्थ के बीच में जो है एक से ज़्यादा स्ट्राइक होती है, ठीक है। वहाँ पे अराउंड अगर हम लोग बात करते हैं 1 बिलियन वोल्ट तक की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे डिस्चार्ज होती है ग्राउंड पे, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, इन सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन द फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन एयर गैप इज डैश, ठीक है। अब देखिए दो तरीके की पोल कंस्ट्रक्शन है हमारे पास, रोटर कंस्ट्रक्शन रहती है। एक तो रहता है हमारे पास सैलिएंट पोल और एक तो रहता है सिलेंड्रिकल, ठीक है। सिलेंड्रिकल का जो है काफ़ी खास बात करें तो इसका एक्सियल लेंथ ज़्यादा रहता है एंड डायमीटर कम रहता है। सैलिएंट पोल की अगर हम बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उसमें, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसमें एयर गैप की, तो यहाँ पे हमें पूछा गया जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा एयर गैप में वो किस तरीके से रहेगा, वो रहेगा हमारे पास साइनोसॉइडली। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा इस। और अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से भी अगर दिखाई दिया कि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म भी ऑप्शन है तो वो भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइनोसॉइडल है, जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो साइनोसॉइडल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा एयर गैप में सैलिएंट पोल टाइप ऑफ सिंक्रोनस मशीन में, ओके। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज,
a load is connected to a network at the terminal to which the load is connected RTH is equals to 10 ohm and VTH is equals to 40 ohm, the maximum possible power supplied to the load is, ठीक है। इसके लिए आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना रहता है। यहाँ पे पूछा गया कि मैक्सिमम पावर कितना डिलीवर होगा लोड पे, ठीक है। दो तरीके से आप निकाल सकते हो, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, आपको काफ़ी अच्छी तरीके से आना जरूरी है। अब देखिए जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो RTH कितना होना चाहिए, लोड के बराबर, RL के बराबर, ठीक है। तो जो RTH का वैल्यू है, लोड का वैल्यू है हमारा बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास जो I का वैल्यू निकल के आएगा, इस I विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40 डिवाइड बाय RTH प्लस हमारा ये थेवेनिन का रेजिस्टेंस आ जाएगा, और लोड रेजिस्टेंस भी हमारा उतना इक्वली आ जाएगा। मतलब हम लोग 10 प्लस 10 की अगर हम बात करते हैं तो 40 डिवाइड बाय 20 विल बी इक्वल्स टू 2 एम्पियर। I का हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 2 एम्पियर, ओके। एंड मैक्सिमम पावर पॉसिबल कितना सप्लाई हो पाएगा, तो हम लोग निकाल पाएंगे I स्क्वायर R इस फॉर्मूले से। तो I स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू R, ठीक है। R हमारा आ जाएगा 10, ओके, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 10 विल बी इक्वल्स टू 40 वाट। सिंपल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज स्टेट द ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू द पावर कैलकुलेशन, ठीक है, ये हमें पूछा गया। सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग पावर कैलकुलेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नॉर्टन रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ट्वाइस द थेवेनिन रेजिस्टेंस, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट है नहीं, सिंपल है गाइस, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। दोनों भी गलत है ये स्टेटमेंट। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अगर हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ टावर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। अब देखिए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन के कंडीशन के लिए हमारा टावर की कॉस्ट भी बढ़ जाती है एंड प्रोटेक्शन भी जो है, एंड हमारे पास जो साथ ही साथ जो उसकी प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड रहता है उसका भी हमारा प्राइस बढ़ जाता है, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था। The next question is which type of dielectric is mostly used in a power cable? पावर केबल में इनमें से कौन सा डायलेक्ट्रिक यूज किया जाता है, लिक्विड डायलेक्ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए केबल्स के बारे में जो है डायलेक्ट्रिक अंडरग्राउंड केबल्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो वो आपको टॉपिक बिल्कुल मिस नहीं करना होगा, क्लियर है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज इफ द हॉरिजॉन्टल इनपुट is EM sin of omega t volt and vertical input is EM sin of omega t plus 50 degree volt, then the what will be the Lysage's pattern on the CRO? Lysage's pattern हम लोग फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। दो हमारे पास साइनोसाइडल सिग्नल है सेम फ्रीक्वेंसी के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। दो अलग अलग डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे हम लोग अप्लाई करें CRO पे, तो जो Lysage's पैटर्न है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द फेज डिफरेंस, ठीक है। तो फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंगली हमारे पास इस तरीके से Lysage's पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो Lysage's पैटर्न है, ठीक है, वो हमें पता करने के लिए जो फेज डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, फाई का वैल्यू वो है हमारे पास में 50 डिग्री का, ओके। तो ये 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, तो नियरली हमारे पास जो है इस तरीके से जो है अपना एलिप्स हमें देखने को मिल सकता है। तो हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज पूछे जाते हैं, इसका फेज एंगल का डिफरेंस कितना होता है, 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 330 डिग्री, 60 और 360, ओके, 90 और 270, इस तरीके से आपको जो है वैल्यूज पूछी जाती है। तो आपको जो Lysage's पैटर्न एक बार पढ़ के जरूर जाने होंगे। एक क्वेश्चन ऐसा ही काफ़ी बेसिक सा पूछा जाता है, ओके। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग शोन इन द फॉलोइंग फिगर। अब देखिए पीजीसीएल में इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हमने हमारे जो टेक्निकल कोर्स है उसके अंदर इंक्लूड करके रखा है। तो इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग से भी आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ के जाने होंगे, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग्स रहती है, स्पॉट वेल्डिंग हो गया, सीम वेल्डिंग हो गया, उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन से ही पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो वेल्डिंग का टाइप हमें बताया गया है, ये आता है हमारा सीम वेल्डिंग है, ठीक है। ओवरलैपिंग आपको दिखा रहे थे, दो रोलर इलेक्ट्रोड्स है और यहाँ पे मेटल शीट में जो है सीरीज ऑफ वेल्डिंग स्पॉट्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो एक स्पॉट वेल्डिंग में क्या रहता है, इस तरीके से हमारा दो मेटल शीट्स को इस तरीके से ज्वाइन किया जाता है, तो वो हमारा रहता है स्पॉट वेल्डिंग। ये होता है हमारा सीम वेल्डिंग, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन लाइन इज यूज्ड इन अ कन्वर्टर स्टेशन, ठीक है। इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन लाइन जो है यूज़ किया जाता है कन्वर्टर स्टेशन में, तो सिंपल है गाइस HVDC लाइन, ओके। हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन में कन्वर्टर स्टेशन यूज़ किया जाता है, ठीक है। कन्वर्टर स्टेशन में हमारे पास जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है गाइस, ठीक है, सो दैट हम लोग रेक्टिफिकेशन एंड इन्वर्जन कर सके, ठीक है, जब भी हम लोग पावर लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट करते हैं तो, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। So the next question is write the mathematical expression for a sinusoidal voltage having a peak value of 200 volt and a frequency of 50 hertz, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, I is equals to Im sin of omega t, ठीक है। अब देखिए इस केस में जो होता रहता है Im रहता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू, ओमेगा क्या रहता है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या रहता है हमारे पास 2 pi f, सिंपल है। तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 200 साइन ऑफ, ठीक है, 200 साइन ऑफ 2 इंटू पाई
इंटू एफ का वैल्यू कितना है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो 200 साइन ऑफ 100 पाई टी, ये इसका करेक्ट आंसर रहता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सीरीज कैपेसिटर इन द ट्रांसमिशन लाइन। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है सीरीज कैपेसिटर के लिए इन द ट्रांसमिशन लाइन? तो वह है हमारा इंक्रीजिंग द पावर हैंडलिंग कैपेसिटी। अब देखिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया सीरीज कैपेसिटर से जुड़ा हुआ ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग जो यूज करते हैं। तो देखिए सीरीज कैपेसिटर और शंट कैपेसिटर, सीरीज इंडक्टर एंड शंट इंडक्टेंस के चार अलग अलग हमारे पास EHV कॉम्पेंसेशन रहते हैं। उसको हम लोग डिटेल में कभी एक्सप्लेन करेंगे गाइस, बट क्योंकि हमारे पास 120 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने हैं तो हम लोग थोड़ा सा क्विकली मूव ऑन कर रहे हैं। तो सीरीज कैपेसिटर के कारण जो हमारा पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाता है। तो ये बहुत बार जो है कंडीशन आपकी पूछी जाती है, चार अलग अलग केसेस आपकी बन जाती है गाइस, ठीक है। चार अलग अलग केसेस के अंदर जो है आपको सीरीज कैपेसिटर का, शंट कैपेसिटर का, सीरीज इंडक्टेंस का एंड शंट इंडक्टेंस का क्या इंप्लीकेशंस रहता है या फिर क्या यूज रहता है वो भी आपको पूछ जाता है। ओके क्लियर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम प्रोड्यूस्ड इन द EHV ट्रांसमिशन लाइन। अब देखिए क्योंकि PGCL से जुड़े हुए हमारे पास में क्वेश्चन है, आपको पावर ग्रिड की बात कर रहे हैं तो ग्रिड के अंदर जितने भी इक्विपमेंट इंक्लूड होते हैं, जैसे ट्रांसमिशन टावर से EHV ट्रांसमिशन हो गया, उसके बारे में जो प्रोटेक्शन, सभी चीज़ें आपको पता होना जरूरी होती है गाइस, ठीक है। अब इसी से जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन PGCL आपको पूछता है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम प्रोड्यूस्ड इन EHV ट्रांसमिशन लाइन। इनमें से कोई जो प्रॉब्लम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, EHV ट्रांसमिशन लाइन में, वो हम लोग कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो वो है हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इंक्रीज इन द सर्ज इंपेडेंस लोडिंग। जो सर्ज इंपेडेंस लोडिंग जो हमारा इंक्रीज होता है तो वो एज अ प्रॉब्लम कंसिडर नहीं किया जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो हेवी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड इरेक्शन डिफिकल्टीज, ठीक है, तो हमारे पास जो बड़े बड़े टावर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो भी हमारा एक प्रॉब्लम हो जाता है। उसको हम लोग कंसिडरेबल फैक्टर करेंगे कि वो हमें, वो जो पॉइंट है वो फैक्टर हमें कंसिडर करना पड़ेगा। इंसुलेशन कितना लगता है वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, एंड कोरोना लॉस एंड रेडियो इंटरफेरेंस ये भी एक हमारा कंसिडरेबल फैक्टर बन जाता है। क्लियर है, इस केस में जो है हमारा जो इंक्रीज इन SIL सर्ज इंपेडेंस लोडिंग, ये हमारा फैक्टर कंसिडरेबल नहीं रहता। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द कॉन्करेटिंग मिक्सचर इन द 1:3:6 रेशियोज, ठीक है। तो 1:3:6 रेशियो में जो कॉन्करेटिंग मिक्सचर होता है उसमें किस तरीके से करेक्ट मीनिंग रहता है, यह हमें पूछा गया। तो सिंपल है गाइस, 13 बैग्स ऑफ सीमेंट, ठीक है, 100 CFT ऑफ स्टोन एंड 50 CFT ऑफ स्टैंड, इस तरीके से मिक्स किया जाता है। ये हमें पूछा गया करेक्ट मिक्सचर के लिए। तो काफ़ी यूनिक सा क्वेश्चन बन जाता है गाइस, ठीक है। हमारे पास में स्टोन और सैंड की रिक्वायरमेंट रहती है और जो सीमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, अगर हम लोग ये मिक्सचर में ये जो रेशियो रहता है, अगर हम मान लो कोई भी कॉन्क्रीटिंग करते गए किस रेशियो में हम उसको मिक्सअप करेंगे, ये भी पूछा गया। अब देखिए आपको ये लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन किस तरीके से हमें पूछा गया। एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ गाइस, ध्यान दीजिएगा, टावर को एरेक्ट करते हैं सबसे हमारे पास जो बेस फाउंडेशन रहता है हमारा सीमेंट का कंक्रीटिंग रहता है। देखिए यहाँ से तक आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। अगर आप 2024 के क्वेश्चंस को करना चाहते हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो भी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा जो भी रिसेंटली जो पेपर्स कंडक्ट हुए थे। ओके क्लियर है, अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो बिंदास आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हो, एंड अगर कोई क्वेरी आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप भी आप मुझसे कर सकते हो। साथ साथ अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से क्वालिटी और अफोर्डेबल कंटेंट हम लोग आपके लिए टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। ओके, क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोड वुड बी द बेस्ट ड्रिवन बाय द DC कंपाउंड मोटर। अब देखिए DC कंपाउंड मोटर कौन से लोड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मैंने कोर्स के अंदर और यूट्यूब पे भी आपको मैंने एक चार्ट प्रोवाइड करके रखा था जिसके अंदर आपको जो मशीन्स रहती है अलग अलग, उस मशीन का कहाँ पे यूज़ होता है, यूज़ केसेस, वो सभी मैंने एक्सप्लेन करके रखे। तो जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है गाइस, ठीक है, ये इस केस में हम लोग DC कंपाउंड मोटर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Let's move on to the next question. Question is a coil having a 500 turns is coupled with a coil having a 1500 turns. If the mutual inductance between them is a 5 millihenry and then find the reluctance of the magnetic circuit. ठीक है, तो हमें रिलेक्टेंस पूछा गया मैग्नेटिक सर्किट का, सिंपल है गाइस, ठीक है। अब देखिए रिलेक्टेंस क्या है, ठीक है, जो अपोज करते हैं हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को उसको हम लोग कहते हैं रिलेक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या रहता है, रेजिस्टेंस हमारे अपोज करते हैं फ्लो ऑफ करंट को। ओके, तो अगर हम लोग बात करते हैं ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की ज़रूरत रहेंगी। सबसे पहले हमारे पास एल आता है, एल विल बी इक्वल्स टू μ0 इंटू n स्क्वायर इंटू ए डिवाइड बाय एल। ओके, आर एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर एल का जो हमारा फॉर्मूला है हमारा एल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा μ0 इंटू ए। उसी तरीके से क्या आ जाएगा गाइस, एम विल बी इक्वल्स टू μ0 इंटू n1 इंटू n2
इंटू ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में एल, राइट। एंड अगर हम लोग बात करते हैं म्यू जीरो ए एन एल, ठीक है, म्यू जीरो ए एन एल विल बी इक्वल्स टू आर एल, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं एन वन एन टू डिवाइड बाय आर एल, ठीक है, ये आ जाएगा एम। तो हमें एम का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे गाइस एम विल बी इक्वल्स टू, एम ही हमारा कैपिटल में आ जाता है, एम विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे एम का वैल्यू हमारे पास बताया गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का, रिलक्टेंस ही फाइंड आउट करना है, ठीक है, दैट मीन्स एल का आर एल का वैल्यू निकालना है, सिंपल है। आर एल विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन वन इंटू एन टू डिवाइड बाय, यहाँ पे आ जाएगा एम विल बी इक्वल्स टू 1500 आरपीएम, सॉरी नॉट आरपीएम, इट इज टर्न, ठीक है, इनटू 500 टर्न्स, 500 डिवाइड बाय एम, एम का वैल्यू है 5 मिली हेनरी। तो 5 मिली हेनरी की बात करते हैं 5 × 10 और -3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 और ये 5 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो 1500 इनटू यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 100, ठीक है, इंटू 100 इंटू ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू निकल के आता है 15 × 10⁻7 एम्पियर टन पर वेबर, ठीक है, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ओके। तो आपको बेसिक से कैलकुलेशन करने की जरूरत है। आप देखिए यहाँ पे 1.5 का भी आंसर आ सकता था, 1.5 × 10⁻7 या फिर 15 या फिर 150 × 10⁻7। तो ये जो आपको पोजिशनल वैल्यूज होती है नंबर प्लेसेस की, वो आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्लियर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज what is the flux given out by the lamp if the luminous intensity of the lamp is 600 candle power and the solid angle is 2 pi, ठीक है। कितना हमारे पास में फ्लक्स आउट होगा ये हमें पूछा गया है, सिंपल है, ठीक है। जो हमारा luminous इंटेंसिटी रहता है वो रहता है I will be equals to F डिवाइड बाय ओमेगा, ओके। तो I हम लोग देखिए जो luminous इंटेंसिटी लेते हैं वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I से, या फिर ल्यूमेन प्लस उससे हम लोग मेजर करते हैं I से, उसका जो मेजरमेंट होता है उसका यूनिट है कैंडेला में, ठीक है। इसका यूनिट किस में होता है कैंडेला में, या फिर हम लोग उसका यूनिट अल्टरनेट यूनिट की बात करें तो ये इसको हम लोग ल्यूमेन पर स्टेरेडियन भी कहते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ल्यूमेन प्लस स्टेरेडियन, ल्यूमेन प्लस स्टेरेडियन, राइट। तो अभी हमारे पास में क्या हमें पूछा गया है, ठीक है, व्हाट इज अ फ्लक्स गिवन आउट बाय द लैम्प, ठीक है, कितना फ्लक्सेस हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो एफ विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई इंटू डब्ल्यू, या फिर ओमेगा हम लोग लिखेंगे विच इज ओमेगा इटसेल्फ, राइट। तो आई का वैल्यू है हमारे पास 600 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा का वैल्यू कितना है हमारे पास में आ जाएगा 2 पाई, ओके 2 पाई। तो 1200 इंटू पाई का हमारा वैल्यू नहीं जगह, अगर हम लोग पाई से इसको और मल्टीप्लाई करते हैं तो अराउंड इसका जो वैल्यू है 3770 आ जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहता है हमारा 3769.9 ल्यूमेन, अप्रोक्सीमेट है 3770 इटसेल्फ, ओके, क्लियर है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंटम इन एन एटम ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल इज डैश, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है, ठीक है, एटम में डायमैग्नेटिक मटेरियल में वो क्या रहता है, वो जीरो रहता है। सिंपल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की आपकी जो प्रॉपर्टीज रहती है और उसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी रहती है वो आपको पता होना चाहिए। दो चीज़ मैं आपको मेंशन करूंगा, अभी से आपको पढ़ना है गाइस। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, अलग अलग मटेरियल, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एंड उसके एग्जांपल्स, ठीक है। ये दो चीज़ें जरूर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल करंट इन अ सर्किट इज 30 एम्पियर, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस करंट एट 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री पे कितना हमारे पास करंट होगा, हमारे पास सेम इक्वेशन रहेगा इंस्टेंटेनियस करंट का, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 30 एम्पियर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके। तो यहाँ पे ओमेगा टी का वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री बताया गया, 30 डिग्री, ठीक है। 30 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5 विच इज इक्वल टू 15 एम्पियर। सिंपल है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है पूछा गया है। तो उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है काफ़ी हाई रहती है, ठीक है। हाई कोरोना लॉस, हाई मेंटेनेंस, हाई कॉस्ट, ये इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। The next question is which type of substation is used in a distributed generation project such as a wind farm, जैसे कि विंड फार्म वगैरह हो गया, उस केस में कौन सी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन इस्तेमाल की जाती है, तो कलेक्टर सबस्टेशन, ठीक है। ये जो है ये सबस्टेशन जो है ये यूज़ किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में, या फिर देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन और हमारे पास में
अगर हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन क्यों चीज़ें आती है, क्यों इन्वॉल्व हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, आजकल जो गाइस सोलर का विंड का जो इंटीग्रेशन है हमारे ग्रिड के अंदर ये बढ़ चुका है। ठीक है, तो हम लोग मान लो एक सोलर के अंदर, ठीक है, अगर बायोमास एक हमारे पास ग्रिड के अंदर हम लोग बायोमास के थ्रू पावर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, सोलर के थ्रू कर रहे हैं, विंड के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो इंटरकनेक्शन रहता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन ऑफ। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन के थ्रू अलग अलग सोर्सेज के थ्रू हम लोग जनरेट करके एक इंटीग्रेटेड ग्रिड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया था, इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा सबस्टेशन जो है यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन प्रोजेक्ट में, जैसे कि विंड फार्म वगैरह हो गया, उस केस में हमारा कलेक्टर सबस्टेशन यूज किया था। ये था इसका करेक्ट कॉन्टेक्स्ट इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसको समझना जरूरी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन को समझ के, क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझ में ही नहीं आता कि थोड़ा सा पॉज करके अच्छी तरीके से क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे तो आप उसको काफी क्लैरिटी से सॉल्व कर पाओगे गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज शोन बाय द फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन से कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास डिफाइन होती है, ये हमें पूछा गया। लैप्लस ऑफ के इंटू एफ ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू के एफ ऑफ एस, तो ये हमारा स्केलिंग थ्योरम गाइस। ठीक है, सिंपल है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर आता है। टाइम शिफ्टिंग थ्योरम, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग एंड टाइम रिवर्सल, ये आपको चारों पता होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है, एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है अगर आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना रहता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो वो पढ़ने से पहले आपको ये जानिएगा कि आपके एग्जामिनेशन में वो इंक्लूड होता है नहीं। बहुत बार इसमें फोरियर जो है एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। अगर आपको मान लो पूरे 120 क्वेश्चन में उसके लिए आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है मोस्ट कॉमनली, तो उसको आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि उसके टॉपिक के पढ़ने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म के सभी आपको कंडीशंस पता होना जरूरी है। अगर बेसिक आता है तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो एक बेसिक अप्रोच होता है गाइस, नॉट नेसेसरीली आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, इन द गिवन नेटवर्क इज कन्वर्टेड इनटू नॉर्टन इक्विवेलेंट देन व्हाट विल बी द आयन। ठीक है, अगर ये इस नेटवर्क को हमने आयन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास में इस नेटवर्क को हमने नॉर्टन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो आयन का वैल्यू क्या रहेगा हमें पूछा गया। ठीक है, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा आयन, सिंपल है, आयन का वैल्यू निकालने के लिए एक ही हमारे पास में एक लूप है, तो 20 डिवाइड बाई 5 विच इज 4 एम्पियर, इसका करेक्ट आंसर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द ओम मीटर वैल्यू इन द गिवन नेटवर्क व्हेन आर इज इक्वल्स टू 10 ओम। ठीक है, यहाँ पे आर का वैल्यू 10 ओम बताया गया है, तो यहाँ पे ओम मीटर में कितना रीड करेगा हमें पूछा गया। सिंपल है गाइस, आप इसको सर्किट रिडक्शन से सॉल्व कर सकते हो। ये 4 और ये 10, ये क्या आ जाएगा हमारे पास सीरीज में है, तो इसका हमारे पास एक इक्विवेलेंट आ जाएगा 14 ओम्स का, इस तरीके से आ गया। देन इसके पैरेलल में आ जाएगा 20। ठीक है, तो 4 ये कि यहाँ पे आर का वैल्यू 1 ओम है, ना कि 10 ओम है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आर का वैल्यू 1 ओम है, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे 1 और 4 ये हमारे पास में सीरीज में, तो ये आ जाएगा हमारे पास में इसका इक्विवेलेंट 5 ओम, इसके पैरेलल में आ जाएगा 20 ओम्स का। देन वी हैव अराउंड 2 ओम्स का रेजिस्टेंस। ठीक है, प्लीज कंसीडर कीजिएगा, काफी कवर क्या होता है जल्दबाजी में हम लोग आंसर सॉल्व करने की चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है। राइट, तो देखिए 5 और 20 ये हमारे पास पैरेलल में, तो हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे 5 इंटू 20। ठीक है, डिवाइड बाय 5 प्लस 20 विच इज इक्वल्स टू 25, 1 जा 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 5 विल बी इक्वल्स टू 4 ओम्स। ठीक है, ये 4 ओम और ये हमारा 2 ओम्स उसके सीरीज में जुड़ जाएगा, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा 6 ओम। तो ये जो ओम मीटर रीड करेगा फाइनल, ये 6 ओम्स का वैल्यू रीड करेगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सर्किट रिडक्शन पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज फॉर एन आइडियल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आइडियल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से जुड़े हुए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पूछा गया है। तो सिंपल है, मैग्नेटाइजिंग कर्व जो है फॉर द कोर इज नॉन लीनियर, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नॉन लीनियर बताया गया और यहाँ पे आइडियल कर, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट रिप्रेजेंट द फीडबैक सिस्टम इन द स्पीड कंट्रोल ऑफ द डीसी मशीन सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, यहाँ पे फीडबैक एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं तो फीडबैक एलिमेंट हो जाएगा हमारा टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या कर रहा है, ये एक्चुअल स्पीड को रेफरेंस के फॉर्मेट में मेजर कर रहा है। ठीक है, जो एक्चुअल स्पीड रोटेट हो रही है, ठीक है, कोई भी शाफ्ट की, वो एज अ फीडबैक हमें प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो ये होता है हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। अब देखिए इसके हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे रहता है हमारे पास में गेन गाइस। ओके, और यहाँ पे रहता है हमारे पास में फीडबैक। फीडबैक क्या करता है, जो भी आउटपुट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमारा रेफरेंस जो है वो चेंज करता है और इसको फीड करता है फिर से गेन में। ठीक है, सो दैट जो है हमारा प्रॉपर जो है डिजायर्ड सेट वैल्यूज सेट कर सके। अब देखिए एक्चुअल स्पीड अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास 1500 आरपीएम सेट करना है, ठीक है, अगर मान लो ये कम ज़्यादा होती है, ठीक है, टैकोमीटर सेंस करेगा और ये एरर सिग्नल को फीड करेगा, फिर से एम्पलीफायर कंट्रोलर इसको चेंज करेगा और ये वारी करेगा। इस तरीके से बेसिक सा कंट्रोल सिस्टम हमारा वर्क करता है। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। यहाँ पे सिर्फ हमें ये पूछा गया था इनमें से कौन सा फीडबैक सिस्टम है इन
गिवन ब्लॉक डायग्राम में। तो ये हो जाए हमारा टैकोमीटर। ओके, चलिए बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन इज व्हेन द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर इज चेंज फ्रॉम 3000 आरपीएम टू 1500 आरपीएम जनरेटेड ईएमएफ पर फेज विल बिकम डैश। ठीक है, जब हमारा जो स्पीड है अल्टरनेटर का 3000 आरपीएम से लेके 1500 आरपीएम पे चले जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो जो जनरेटेड ईएमएफ पर फेज ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। सिंपल है गाइस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू नॉन रेफरेंस नोड फॉर्म अ सुपर नोड इफ अ डैश इज कनेक्टेड बिटवीन देम। ठीक है, दो नॉन रेफरेंस नोड जो एक सुपर नोड बन जाते हैं अगर उसके बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया जाता है तो। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। नेटवर्क से जुड़े काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे गाइस पीजीसीएल के एग्जामिनेशन में, तो उसको भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना जरूरी है। ओके, सुपर नोड क्या है, बेसिकली हमारा थ्योरेटिकल मॉडल है जहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं दो नॉन रेफरेंस नोड को जहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स रहते हैं। ठीक है, उसके बीच में हम लोग अगर मान लो यहाँ पे जैसे कि बताया गया कि दो नॉन रेफरेंस नोड है। ठीक है, अगर हम उसको सुपर नोड फॉर्म करना होगा तो उसके बीच में एक वोल्टेज सोर्स क्रिएट करना रहेगा। ठीक है, कनेक्ट करना रहेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्टरनेटिव करंट इज गिवन बाय आई विल बी इक्वल्स टू आई ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू 141.4 साइन ऑफ 400 पाई टी, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द करंट। ठीक है, आप टाइम पीरियड को पता करने के लिए मैं आपको इसको इक्वेशन को आई ऑफ टी इसको कंपेयर करके दिखा दो, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। अब देखो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई इंटू एफ। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू कितना है हमारे पास में 400 पाई है, 400 पाई है। ठीक है, ये पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 और आ जाएगा 200। ठीक है, तो एफ का वैल्यू कितना है हमारे पास 200। एफ का तो वैल्यू हमारे पास आ गया। टाइम पीरियड क्या रहता है इनवर्स टू द फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल्स टू व्हाट 1/200। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5 मिली सेकेंड। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड व्हेन द डायोड एक्सीड्स द रिवर्स वोल्टेज एंड देन इट फेल्स एंड पासेस अ लार्ज करंट इन द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, हम लोग उसको क्या करेंगे कि जो डायोड है, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज जो रहता है, ठीक है, वो सस्टेन ना करते हुए डायरेक्टली रिवर्स डायरेक्शन में एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो करना शुरू कर देता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं ब्रेक डाउन गाइस। ठीक है, जैसे कि जीनर ब्रेक डाउन होता है, एवलांच ब्रेक डाउन होता है। एक रिवर्स वोल्टेज तक, ठीक है, हमारा एक डायोड जो है रिवर्स वोल्टेज सस्टेन कर सकता है, रिवर्स बायसिंग में रह सकता है, लेकिन एक सम पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, रिवर्स बायसिंग मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे आप मान रहे डायोड हो गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, जहाँ पे एनोड को हमारे पॉजिटिव कनेक्टेड है, कैथोड को हमारा नेगेटिव कनेक्टेड है। अगर उसी देश में हम लोग इसका पोलैरिटी चेंज करते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारा रिवर्स बायसिंग कंडीशन में आ जाता है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम लोग चाहे जितना वोल्टेज को हम लोग रैंप अप कर दे, ठीक है, बढ़ा दे, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद चाहे वो जीनर ब्रेकडाउन हो चाहे वो एवलांच ब्रेकडाउन हो, तो वो ब्रेकडाउन के बाद हमारा रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको एक क्वेश्चन और सेशन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ रहा है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना होगा। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आपका एक एक लाइक और एक एक सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी मोटिवेट करता है इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास में लाइटनिंग डिस्चार्ज between clouds during a thunderstorm is of a 15 C and the time of discharge is a 6 milliseconds. Determine the average lightning current. ठीक है, तो जो एवरेज लाइटनिंग करंट अगर हमें निकालना होगा तो हमारा जो करंट रहेगा, ठीक है, करंट क्या है हमारा मेजर है ऑफ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर टाइम। आई विल बिकॉज टू क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, ये सभी को पता होगा गाइस। ठीक है, बेसिक सा इक्वेशन है हमारे पास में जहाँ पे क्यू होता है हमारा चार्ज। ओके, क्यू का वैल्यू हमारे पास 15 कूलम बताया गया। ओके, एंड टाइम का हमारा 6 मिली सेकेंड का, आई का वैल्यू निकालेंगे 15 डिवाइड बाय कितना 6 मिली सेकेंड, 6 इंटू 10⁻³ हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2.5 किलो एम्पेयर आ जाएगा। सिंपल है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी इन द गिवन फिगर। अगेन सर्किट रिडक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2 इंटू 3 यहाँ पे पैरेलल में 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 + 3 विल बी इक्वल्स टू 6। ठीक है, सॉरी 2 + 3 विल बी इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 3 विल बी इक्वल्स 6 डिवाइड बाय 5, 6 डिवाइड बाय 5 क्या हो जाता है हमारा 1.2। ओके, ये 1.2 और यहाँ पे 10 सीरीज में इसके जुड़ जाएगा तो हमारे पास 11.2 ओम इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सिंपल क्वेश्चन था गाइस, आपको बिना पेन पेपर भी सॉल्व कर सकते हो, बस इतना ही आपको सॉल्व करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंसुलेटर शोन इन द फिगर। यहाँ पे जो इंसुलेटर बताया गया है ये कौन सा इंसुलेटर है, ये क्वेश्चन एज मैं आपको होमवर्क की तरह दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। काफ़ी सिंपल सा है, आप इसको चारों ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू अलॉय अ रोटरी मोशन इन ओनली वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट द मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, उस केस में जो है हम लोग व्रेंचेस का इस्तेमाल करते गए। ठीक है, सिर्फ एक डायरेक्शन में जो हमें रोटेट करने की जरूरत होती है। तो ठीक है,
विच टूल इज यूज टू अलाउ रोटरी मोशन इन ओनली वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट द मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन, ये हमें पूछा गया, ठीक है। तो हमारा स्पैन व्रेंचेस, ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। अब देखिए जो फाइल रहती है, स्पैनर रहता है, स्क्रू ड्राइवर क्या रहता है, इसके लिए आपको बेसिक आईटीआई की थ्योरी पता होना जरूरी है। बेसिक्स आएगा, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आपको आईटीआई का पूरा डिटेल पढ़ना रहेगा, लेकिन इसका जो बेसिक इलेक्ट्रिकल टूल्स रहते हैं, ठीक है, जो यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स में वगैरह, लाइक जैसे टेस्टर्स हो गया, ठीक है, एंड हमारे पास में रेंचेस वगैरह होते हैं, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होना भी जरूरी है गाइस, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फॉलोइंग लाइट कंट्रोल मेथड यूजेस अ स्पेशल ब्लूइश कलर्ड ग्लास फॉर द फिलामेंट लैम्प फॉर रिड्यूसिंग द अनवांटेड रेडिएशन। अनवांटेड रेडिएशन को कम करने के लिए, रोकने के लिए, कम करने के लिए स्पेशल ब्लूइश कलर का ग्लास फिलामेंट यूज किया जाता है लैम्प का, ठीक है। तो कौन से लाइट कंट्रोल मेथड में ये मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है? तो जो एब्सॉर्प्शन लाइट कंट्रोल है, ठीक है, इस केस में स्पेशल ब्लूइश कलर्ड ग्लास यूज किया जाता है फिलामेंट लैम्प के लिए, जिसके कारण जो अनवांटेड रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर सके, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। Then the next question is, if the flux density is represented by the B and the magnetic field is represented by the H in the magnetic circuit, then what will be the energy density in the magnetic field? ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी कितना रहेगा ये हमें पूछा गया, ये रहता है म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, बी एच डिवाइड बाई टू और बी एच डिवाइड बाई टू, ओके। तो जो म्यू होता है ये होता है हमारा एनर्जी डेंसिटी, किस में रहता है? जूल्स पर क्यूबिक मीटर में। जरूर ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, लिख के रखिएगा गाइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन अपोजेस द चेंज ऑफ अ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। देखिए सडन चेंज ऑफ अ फ्लो ऑफ करंट किस में इंक्लूड किया जाता है? ये होता है हमारा इंडक्टेंस में। उसी तरीके से जो कैपेसिटेंस में सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है, ठीक है। मान लो इंडक्टर एक स्टडी स्टेट पे हमारा मान लो 10 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, फट से अगर वो जंप अप कर लिएगा 20 एम्पियर्स पे, तो उसको सडन चेंज अपोज करता है। इसी तरीके से बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कैपेसिटेंस की और इंडक्टेंस की। काफी बेसिक सा क्वेश्चन था ये। Next is, what is the value of surge impedance of a transmission line if the inductance is 169 Henry and the capacitance is 64 farad? ठीक है, characteristic impedance ZC will be equals to what? It is under root of L divided by C, okay. एंड जो हमारा पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी रहता है अंडर सर्ज इंपेडेंस लोडिंग, वो रहता है PSIL विल बी इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइड बाय ZC। ये भी आपको वैल्यूज पता होना जरूरी है। अब देखिए इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। L डिवाइड बाय C, L का वैल्यू हमारे पास 169 डिवाइड बाय कैपेसिटेंस कितना है हमारे पास में गाइस? 64, ठीक है, 64। 169 हमारा किसका वैल्यू आता है गाइस? ये आता है हमारा 13 का, एंड अंडर रूट ऑफ 169 विल बी इक्वल्स टू 13, अंडर रूट ऑफ 64 विल बी इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमारा निकल के आता है गाइस 1.625 अराउंड, ओके। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत सारे जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं डायरेक्टली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे, डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पुट करके आंसर निकालने का पूछा जा रहा है, ओके। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर चैप्टर 4 अंडर द आई रूल अंडर द रूल 29 to 46 इन द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 2005। अब देखिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 2005 के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये भी हमें सेशन कवर अप करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। यूट्यूब पे आप कितने लोग चाहते हो कि नए आई रूल्स अपडेटेड जो हो गए वो भी आपको चाहिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो इस चैप्टर में, ठीक है, अंडर रूल 29 to 46 में जो है हमारा स्किल लेवल्स के बारे में इंक्लूजन नहीं है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम परमिसिबल करंट थ्रू द रेजिस्टेंस 250 मिली एम्पियर इफ द रजिस्टर इज रेटेड एट आर ओम 0.5 वाट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में करंट भी बताया गया, पावर भी बताई गई, तो आर का वैल्यू निकालना है। तो हमने दो तरीके से निकालते कि पावर ड्रॉप हो रहता है हमारा V स्क्वायर डिवाइड बाई आर, या फिर P विल बी इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू आर, ओके। इससे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, आर विल बी इक्वल्स टू 0.5 डिवाइड बाय आई स्क्वायर, ठीक है। तो 250 to 10⁻³ का यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू आ जाता है हमारे पास 8 ओम्स का। सिंपल है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ HVDC ट्रांसमिशन लाइन से इनकरेक्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा HVDC ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ा हुआ जो स्टेटमेंट है वो हमारा इनकरेक्ट है, ये हमें पूछा गया है, ओके। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, ओके। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो अंडर सी एंड अंडरग्राउंड केबल, ठीक है, इसके थ्रू भी हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। AC नेटवर्क इंटरकनेक्शन में हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। या फिर अगर हम लोग बात करते हैं इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं तो असिंक्रोनस सिस्टम का, वो भी पॉसिबल है। लेकिन इनमें से कौन सा एप्लीकेशन है HVDC ट्रांसमिशन लाइन का, वो हमारा इनकरेक्ट है, तो वो हमारा हो जाएगा इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ओके। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज in the rheostatic method of a speed control of a DC shunt motor, the use of armature diameter makes the method dash, ठीक है। तो अगर हम लोग rheostatic मेथड की बात करते हैं DC
डीसी शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल की बात करते हैं तो उस केस में तो वो हमारा जो है ये सूटेबल है फॉर रैपिडली चेंजिंग लोड के लिए, ठीक है। अगर हम लोग आर्मेचर डाइवर्टर मेथड यूज़ करते हैं उस केस में आर्मेचर डाइवर्टर का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में हम लोग रैपिडली चेंजिंग लोड्स के लिए इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफ़ी आपको डिटेल में थोड़ा थ्योरी पढ़ना रहेगा इसकी, काफ़ी यूनिक से क्वेश्चन 2023 में भी पूछे गए थे, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग 2024 का भी एनालिसिस जल्दी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, question is which of the following traction system uses a single phase AC distribution network for a minimum cost and high transmission efficiency with a DC series motor, ठीक है। इनमें से कौन सा ट्रैक्शन सिस्टम है सिंगल फेज एसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी कॉस्ट कम रख सके और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी हमारी बढ़ाई जा सके, तो हम लोग कंपोजिट सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ट्रैक्शन से भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, हमारा जो कोर्स है उसके अंदर ट्रैक्शन का भी आपको सेशन प्रोवाइड करा देंगे। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्योंकि स्पेसिफिकली पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग की बात करें तो आपको जो भी डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स होंगे आपके 6 सेमेस्टर्स के अंदर वो सभी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना रहता है उसकी थ्योरी। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर अ डोमेस्टिक वायरिंग, ठीक है। हमारे पास जो ऑप्शंस बताए गए उसमें डोमेस्टिक वायरिंग से जुड़े हुए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये हमें पूछा गया। अब देखिए द लाइव वायर हैज अ हाई पोटेंशियल 220 वोल्ट्स, करेक्ट है, ठीक है। लाइव वायर जो हमारा फेज वायर रहता है 220 वोल्ट रहता है, न्यूट्रल वायर में हमारा 0 पोटेंशियल रहता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है द 3 वायर्स आर यूज्ड नेमली द लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर, ठीक है। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर रहते हैं, न्यूट्रल रिपीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 3 वायर रहते हैं, ठीक है। सबसे हाईएस्ट रहता है हमारे पास अर्थ वायर, देन हमारे पास न्यूट्रल एंड देन हमारे पास लाइव रहता है, ये रहता है लाइव, ये रहता है न्यूट्रल एंड ये रहता है हमारे पास अर्थ, करेक्ट है। तो ब्लैक वायर इज अ लाइव वायर, रेड वायर इज न्यूट्रल, यही पे हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रॉन्ग इन्होंने उल्टा कर दिया, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। अब देखिए डोमेस्टिक वायरिंग से जुड़े हुए जो भी फंडामेंटल्स है ये भी आपको यहाँ से क्वेश्चन बन के पूछ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग गाइस अभी पॉज करते हैं, 60 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं हमारे पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के पेपर्स के, ठीक है। आई होप आपको सेशन काफी अच्छी तरीके से पसंद आया होगा गाइस। एंड अगर आप चाहते हो कॉम्प्रिहेंसिव 2 मंथ्स के अंदर आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो सकेगी तो जरूर इस कोर्स को एनरोल कीजिएगा, इस इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डेड टेक्निकल कोर्स के लिए, ठीक है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना रहेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज का, जो आपको मैंने ऑफर बैनर्स बताया उसको भी आप यूज़ कर सकते हो दिवाली ऑफर्स में। इसको एनरोल करके आपकी अच्छी तरीके से तैयारी करनी रहेगी। एंड साथ साथ आपको नॉन टेक्निकल के जो हमारे पास 50 क्वेश्चन है इसकी आपको तैयारी अभी से करनी होगी, सो दैट आप एग्जामिनेशन में 170 क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्व करके आपके इस डिप्लोमा ट्रेनिंग के जो आपके सपने को आप साकार कर सकते हो गाइस। दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा गाइस। कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल कैपिट्यूड्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को आपको फॉलो करना होगा, सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट और फ्री पीडीएफ्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हमारे चैनल कैपिट्यूड्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। एंड प्रीवियस सेशंस की अगर आपको प्लेलिस्ट जाननी होगी पीजीसीएल के तो यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको देख सकते हो गाइस। सो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, इसका पार्ट 2 में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन को कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।